अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज एडिट्स। आज की वीडियो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी लंबी लग रही हो और एक्चुअल में थोड़ी सी लंबी है भी, लेकिन आप इस वीडियो के नीचे जब देखेंगे तो आपको डिफरेंट चैप्टर मार्कर्स नजर आ रहे होंगे, जहां पे जाके आप किसी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर डायरेक्टली और आराम से जा सकते हैं। अगर आपने एक खास चैप्टर व्यू करना है तो आपको पूरी वीडियो आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। आपकी आसानी के लिए ये सारे के सारे चैप्टर मार्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपने जो चैप्टर देखना हो आप उस पर क्लिक करें, आप वीडियो के डायरेक्टली उसी चैप्टर के ऊपर चले जाएंगे और आप अपनी वो इन्फॉर्मेशन की चीज़ देख लेंगे। आपने सिर्फ ये चीज़ देख के कि ये वीडियो लंबी है परेशान नहीं होना। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन जब वीडियो की ओपन करेंगे तो आपको हर चैप्टर टाइम कोड के साथ नजर आ रहा होगा और टाइम कोड के आगे ये भी लिखा होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। आप वहां पे जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और आप डायरेक्टली उस चैप्टर के ऊपर जा सकते हैं। एंड मोर ओवर आज की वीडियो बिल्कुल बुनियादी वीडियो है, बिल्कुल बेसिक वीडियो है। इट इज़ बेसिकली फॉर दोज पीपल जिन्होंने शायद अभी तक कभी कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोला ही ना हो। अगर आपको थोड़ी सी ऑलरेडी एडिटिंग आती है या आपको थोड़ी सी ऑलरेडी एडिटिंग का पता है तो शायद आज की वीडियो आपके लिए ना हो, बट डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिफरेंट चैप्टर्स। फर्दर मोर मैंने डिसाइड ये किया है कि हम बिल्कुल ही बेसिक स्टफ रखेंगे तो तभी मजा नहीं आएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि वीक में एक वीडियो ऐसी हो जो कि बेसिक और बिगिनर्स के लिए हो, और वीक में एक वीडियो हम ऐसी बनाएं जो कि ऑलरेडी उन लोगों के लिए हो जिनको एडिटिंग आती है। सो विद ऑल ऑफ दैट लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। या तो आपने डाविंची रिजॉल्व ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने डाविंची रिजॉल्व ऑलरेडी डाउनलोड नहीं किया तो आप प्लीज उसकी वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके डाविंची रिजॉल्व को डाउनलोड कर लीजिए। आपने जाना है ब्लैक मैजिक डिजाइन की वेबसाइट पे एंड द एड्रेस इज blackmagicdesign.com। वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा DaVinci Resolve 17 पे, फ्री डाउनलोड नाउ। स्क्रीन के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आपको नजर आएगा DaVinci Resolve और DaVinci Resolve Studio। स्टूडियो इज द पेड वर्जन, DaVinci Resolve इज द फ्री वर्जन। मैं इस वक्त जो वर्जन यूज कर रहा हूं वो DaVinci Resolve ही है, यानी कि फ्री वाला वर्जन। पेड वर्जन और फ्री वर्जन में बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। इतने कम डिफरेंसेस हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कई सालों से सिर्फ और सिर्फ DaVinci Resolve के ऊपर काम कर रहे हैं एंड इट इज़ अ फुली ब्लोन फुली फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर। जस्ट क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड नाउ। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है आप उसके हिसाब से DaVinci Resolve का ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लें। अब जबकि DaVinci Resolve आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट योर एडिटिंग, एक दो काम आपने पहले बहुत ज़रूरी करने हैं और ये काम होते हैं जनाब बेसिकली मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद आपका मीडिया इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट एज यू विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग ऑन यूट्यूब, शायद आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए कर रहे हो, आपकी लाइब्रेरी बड़ी होती जाएगी और जब आपकी लाइब्रेरी बड़ी होती जाएगी और मीडिया ज़्यादा होता जाएगा तो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता उस सारे के सारे मीडिया को एक जगह पर रखना ऑर्गेनाइज तरीके से मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अपनी वो मीडिया मैनेजमेंट अभी से स्टार्ट करनी है। और एक और बात अहम ये भी है कि आपने कोशिश ये करनी है कि ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो कि बाद में आपको सर्च करने में भी आसानी हो, बाद में आपको ढूंढने में भी आसानी हो। आप सबकी आसानी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अपना मीडिया किस तरीके से मैनेज करता हूँ एंड यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। अगर आप मेरे डेस्कटॉप के ऊपर देखें तो आपको दो डिस्क नजर आएंगी, एक का नाम है वीडियो एडिटिंग, दूसरी का नाम है प्रोजेक्ट्स। वीडियो एडिटिंग की वो डिस्क वो है जिसमें मैं सारा का सारा मीडिया रखता हूँ और प्रोजेक्ट्स की डिस्क बेसिकली वो डिस्क है जिसके ऊपर DaVinci Resolve एडिट कर रहा होता है। वीडियो एडिटिंग को आप जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको मल्टीपल फोल्डर्स नजर आएंगे। पहला है लाइब्रेरी, दूसरा है ऑडियो, तीसरा है इंट्रो, चौथा है टू अपलोड, स्क्रीनशॉट्स, फोटोज। इफ यू गो इनटू माय लाइब्रेरी तो आपको तीन फोल्डर्स नजर आएंगे। मेरी टाइम जीनी सेपरेट चैनल है, ऑरेंज शॉट्स दैट इज आल्सो अ सेपरेट चैनल एंड देन ऑरेंज एडिट्स। ऑरेंज एडिट्स के फोल्डर को जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पे मैं नया फोल्डर यूजुअली बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज की इस वीडियो का मैं फोल्डर एक बना लेता हूँ, लेट्स कॉल इट DV स्टार्ट। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल करते हैं उनके सब फोल्डर्स मैं इसके अंदर बना लेता हूँ। मेरे यूजुअली जो फोल्डर्स होते हैं उसमें एक फोल्डर होता है जनाब नरेशन का, जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। दूसरा फोल्डर मेरा हो जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे इस वक्त लैपटॉप के ऊपर चल रही है। तीसरा फोल्डर जनाब मेरा होगा फोटोज़ का। उसके बाद फोल्डर आ जाएगा जनाब इंट्रो का एंड देन ऑफ कोर्स देयर विल बी अनदर फोल्डर दैट विल बी कॉल्ड एज SFX साउंड इफेक्ट्स। नाउ दीज आर ऑलमोस्ट ऑल द फोल्डर्स दैट आई यूजुअली नीड। सबसे पहले आपने ये काम करने ज़रूर है। याद रखिएगा कि आपका कैमरे के अंदर यूज़ होता है यूजुअली मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड करप्ट भी हो सकता है और अगर आप ऑफ मेमोरी कार्ड एडिट करेंगे, यानी कि मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके आप उससे अगर एडिटिंग करेंगे, किसी भी मौके पे मेमोरी कार्ड हिल भी सकता है और गलती से हो सकता है कि आप खुद उसको कई दफ़ा प्लग आउट कर दें। I have done it. I think most of the people have already done it, so don't do all of those mistakes. ना तो मेरा मीडिया कंप्यूटर की SSD के ऊपर स्टोर होता है और ना ही DaVinci Resolve या फाइनल कट पे जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ तो वो कंप्यूटर के अंदर की ड्राइव के ऊपर एडिट कर रहे होते हैं, वो कभी भी वहाँ पे नहीं कर रहे होते। मेरे पास यूजुअली इस तरह की एक SSD होती है। दिस इज अ पोर्टेबल Samsung T5 SSD, बिल्कुल छोटी सी है, इतनी सी, इट्स पॉकेटेबल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई इस तरह की SSD ले लें क्योंकि दे आर बेसिकली फास्ट।
ये डाटा ट्रांसफ़र जो हो रहा होता है ना आपके प्रोग्राम से और इस SSD के ऊपर, दैट इज़ क्विक और आपका प्रोग्राम ज़्यादा स्मूथली चलता है। लेकिन अगर आप ये SSD अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, तो फिर आप कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ कर लें। एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर जब आप एडिट करेंगे और अपना सारा मीडिया भी उसके ऊपर स्टोर करेंगे तो आपका वो मीडिया और आपके वो प्रोजेक्ट्स हमेशा उसी तरीके से महफूज रहेंगे। और खुदा ना खासा अगर आपका सिस्टम किसी वजह से करप्ट हो भी जाता है, डैमेज हो भी जाता है, तो आपका मीडिया और प्रोजेक्ट्स बिल्कुल वैसे के वैसे मौजूद रहेंगे। उनमें एडिटिंग वहाँ तक ऑलरेडी मौजूद रहेगी जहाँ तक आपने की थी। और जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टोर करेंगे, अपनी वो ड्राइव वहाँ पे वापस लगाएंगे, तो आप एग्जैक्टली वहीं से काम दोबारा शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपना काम रोका था या जहाँ पे आपका काम खुदा ना खासा रुक गया था। When this is done, then now it is time to open DaVinci Resolve। जब आप DaVinci Resolve को खोलते हैं तो यूजुअली कुछ इस किस्म की स्क्रीन ओपन होगी अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट वाली। इसमें आपने पहले एक काम करना है। काम आपने पहले ये करना है कि आपने इस राइट वाले इस विंडो पेन को क्लिक कर देना है, लेफ्ट वाले विंडो पेन को, सॉरी। और अब आपने एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी क्या चीज़ सिखाई थी कि आपने अपनी जो एडिटिंग करनी है वो अपने कंप्यूटर की SSD के ऊपर नहीं करनी, बल्कि एक्सटर्नल SSD या एक्सटर्नल HDD के ऊपर करनी है। इसके बाद आपने करना है न्यू डाटाबेस को क्लिक। इसके बाद आप करेंगे क्रिएट को क्लिक, लोकेशन को क्लिक। अब मैंने आपको क्या बताया कि मैं प्रोजेक्ट्स की डिस्क के ऊपर अपने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स को बेसिकली रेंडर कर रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। तो मैं वो डिस्क वहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा प्रोजेक्ट्स की। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा न्यू फोल्डर। नया चैनल है, इसका नया नाम है ऑब्वियसली ऑरेंज एडिट्स एंड आई विल प्रेस क्रिएट। उसके बाद ऑरेंज एडिट्स पे ही कर्सर रखकर आई विल प्रेस ओपन। लोकेशन में आपको अब नजर आ जाएगा, इट हैज़ बीन अपडेटेड वॉल्यूम्स प्रोजेक्ट्स / ऑरेंज एडिट्स। इसके बाद हमने इस डाटाबेस को एक नाम देना है। नाम भी मैं एग्जैक्टली यही दूंगा, ऑरेंज एडिट्स एंड क्रिएट। DaVinci Resolve विल टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स और आपका नया डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब आपके पास विंडो कुछ इस किस्म की नजर आएगी और अब वो डाटाबेस यूज हो रहा है जो कि आपने अपनी एक्सटर्नल ड्राइव यानी कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्रिएट किया था। इसके बाद ऑब्वियसली आई विल प्रेस न्यू प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या होता है? एक आम फहम जुबान में हम ये कह सकते हैं कि आप एक नई वीडियो क्रिएट करने लगे तो एक नया प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं गया हुआ था कलाम वालाम और उस जगह पे, तो मैंने 4-5 जगह विजिट की। मैंने उनका प्रोजेक्ट एक ही बनाया, प्रोजेक्ट का नाम था सवात। उसमें बेसिकली एक प्रोजेक्ट के अंदर मैंने उस पूरे के पूरे विजिट का सारा डाटा डाल दिया। लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर आप वीडियोस कई बना सकते हैं। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट एक अलमारी है और उस अलमारी के अंदर आप जो डिफरेंट किताबें क्रिएट कर रहे हैं वो सारा का सारा डाटाबेस है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हो सकता है। उसके बाद आप एक नोटबुक के ऊपर उन किताबों के डिफरेंट चैप्टर्स से जो छोटे छोटे नोट्स क्रिएट कर रहे होते हैं वो आपकी बेसिकली डिफरेंट वीडियोस हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी वीडियोस इस किस्म की हैं कि एक वीडियो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मौके पे बनाई गई है तो अ प्रोजेक्ट कैन नेसेसरीली बी वन सिंगल वीडियो एज वेल। सो इस पहले प्रोजेक्ट को हम जनाब नाम देंगे टेस्ट प्रोजेक्ट का। नाम देने के बाद मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास ये स्क्रीन एक ओपन हो गई। सबसे पहले आप बॉटम के ऊपर आए। बॉटम के ऊपर देयर आर डिफरेंट पेजेस। पहले पेज को आप क्लिक करेंगे तो दिस इज बेसिकली मीडिया पूल। मीडिया पूल का मतलब ये है कि आप अपनी हार्ड ड्राइव से, अपने मेमोरी कार्ड से, एक्सटर्नल ड्राइव से, नेटवर्क से, इन तमाम चीज़ों से आप मीडिया उठा के और यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज आता है कट का। कट के ऊपर आप अपने तमाम के तमाम मीडिया को काट सकते हैं, फालतू मीडिया उड़ा सकते हैं, एक क्विक आप एडिट कर सकते हैं। कट का पेज बेसिकली DaVinci Resolve ने एडिट रिसेंटली ही करवाया है, कोई एक तो आई थिंक वर्जन्स पहले। और बेसिकली जो फाइनल कट प्रो की क्विकनेस है, जो उसकी फास्टनेस है, उन्होंने शायद इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। ज़्यादातर काम आपका जिस पेज के अंदर होगा वो है ये तीसरा पेज जो कि है एडिट का पेज। एडिट के पेज के ऊपर बेसिकली आपकी मैक्सिमम वीडियो एडिटिंग यही होगी और काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस और यूट्यूबर्स सिर्फ और सिर्फ इस एडिट के पेज पे ही काम करते हैं, वो कट का पेज कभी खोलते ही नहीं है। फोर्थ पेज इज फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है जनाब? फ्यूजन में कंपोजिशन होती है। मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें आपने जो देखा हो, जो कानों से धुआं निकल रहा है, आंखों से जो लेजर्स निकल रही हैं, बैकग्राउंड जो चेंज हो रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे काम आपको फ्यूजन में आके करने पड़ते हैं और शुरू में यकीनन आपको बहुत मुश्किल लगेगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि शुरू में आप फ्यूजन में मत जाइएगा, स्पेशल इफेक्ट्स पे मत जाइएगा। लेकिन जब आपकी एडिटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, आपको एडिटिंग आना शुरू हो जाएगी, तो फ्यूजन पे फिर आप जाना अपने ज़रूर है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ें भी सिखाऊंगा साथ में कि फ्यूजन के पेज के ऊपर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। 5वां पेज जो आपका आएगा दैट विल बी द कलर पेज। आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, कलर करेक्शन करनी है, वो सब की सब आप यहाँ पे कर सकते हैं आके। अगर आप ऑलरेडी मोबाइल से शूट कर रहे हैं या आप DSLR और मिररलेस कैमरा से इस तरह की शूटिंग कर रहे हैं कि ऑलरेडी उसमें सब चीज़ें बेक्ड अप हैं, तो फिर तो अब ज़्यादा आपको ज़रूरत ना पड़ेगी और ना मैं आपको कहूँगा कि आप अपने वर्क फ्लो को कॉम्प्लेक्स करें। आप अपने वर्क फ्लो को इन दैट केस काफ़ी सिंपल रख सकते हैं। तो आपको शायद इस कलर के पेज पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात वही है कि आप जैसे जैसे एडवांस्ड होते जाएंगे, आप इन डिफरेंट पेजेस को ना सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे, आप इनको यूज़ भी करेंगे एंड यू विल एंजॉय यूजिंग दैम, इट विल बी फन। अगला पेज जनाब आ गया फेयर लाइट का।
Fairlight is DaVinci Resolve's version of Adobe Audition. अगर आप Adobe Audition यूज़ करते रहे हैं तो आपको ये इल्म होगा कि वहाँ पे जाके आप अपनी ऑडियो को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, उसमें से नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं, उसको वार्म अप कर सकते हैं। आपको DaVinci Resolve के केस में एक अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली यू कैन जस्ट गो इन द Fairlight एंड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और उसके बाद फाइनली जो पेज आ गया दैट इज़ द डिलीवर पेज। डिलीवर पेज का मतलब सिंपली ये हो गया कि आपकी पूरी की पूरी वीडियो अब बन चुकी है, ये तैयार है डिलीवरी के लिए। आप यहाँ पे जाके इसको उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में आपको वीडियो एक्चुअल में चाहिए। आज के इस टेस्ट एडिटोरियल के लिए हम अपना वही प्रोजेक्ट उठाएंगे जो कि हमने अपनी पहली वीडियो के लिए यूज़ किया था। सबसे पहले मैं आऊँगा मीडिया पूल के ऊपर। आप अगर ना आना चाहें इवन देन इट इज़ फाइन, आप डायरेक्टली एडिट के पेज में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली वो वर्क फ्लो सिखाना चाहता हूँ कि जिस वर्क फ्लो पे आप जब काम करना शुरू कर देंगे तो आपकी एक तरतीब और तफसील बन जाएगी। इंशाल्लाह आप कंफ्यूज भी कभी नहीं होंगे और आप अपने मीडिया को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स गो टू वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में हम चले गए लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में ऑब्वियसली द नेम ऑफ दिस चैनल इज ऑरेंज एडिट्स। ऑरेंज एडिट्स में आके नीचे इंट्रो के अंदर वो तमाम के तमाम फोल्डर्स मौजूद हैं जो कि मैं अपनी पहली वीडियो में मैंने इस्तेमाल किए थे। अब इनमें से एक फोल्डर मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर लाना चाह रहा हूँ। हाउ कैन आई डू दैट? पहला तरीका तो जनाब ये है कि आप ऑरेंज एडिट्स का ये वाला फोल्डर उठाएं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर मैंने अपना मीडिया रखा हुआ था, और आप जहाँ पे लिखा हुआ है नो क्लिप्स इन मीडिया पूल आप यहाँ लाके छोड़ दें। आपके पास आएगा जनाब कि आपकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन डिफरेंट है, यू वांट टू चेंज और यू डोंट वांट टू चेंज, जस्ट प्रेस डोंट चेंज, डोंट वरी अबाउट दैट, वी कैन सेट अप द रेजोल्यूशन लेटर। अब आप ये देखें कि सारा का सारा मीडिया फोल्डर आपका पूरा का पूरा एक्सपैंड हो गया। उस फोल्डर के अंदर के जो कॉन्टेंट्स थे वो मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए, बट आई डोंट वांट टू इंपोर्ट इट दिस वे। मैं चाहता हूँ मेरा फोल्डर एक फोल्डर की शक्ल में ही यहाँ पे आए ताकि उस फोल्डर के अंदर से मैं काम कर सकूँ। सो आई जस्ट प्रेस कमांड Z। स्क्रीन के ऊपर आपको ऑन द स्क्रीन आपको नजर आता रहेगा कि अगर आप विंडोज का सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी है। मैं अपने जनाब इस फोल्डर को मीडिया पूल के अंदर डायरेक्टली नहीं लाऊंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फोल्डर जो है ना वो ब्रेकअप हो और उसके अंदर के कंटेंट्स आ जाए। मैं पूरा का पूरा फोल्डर चाहता हूँ। पूरा का पूरा फोल्डर लाने के लिए मैं ऑरेंज एडिट्स को यहाँ से उठाऊंगा और मास्टर के नीचे जो जगह है यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। अगेन सेम किस्म की वार्निंग आएगी, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, आई विल प्रेस डोंट चेंज। अब आप ये देखें कि पहली बार मैंने जब इंपोर्ट किया था तो क्या हुआ था, यहाँ पे सारे के सारे कॉन्टेंट्स एक्सपैंड हो गए थे। अब मेरे मास्टर के अंदर एक और फोल्डर आ गया है, एग्जैक्टली वही फोल्डर, और कंटेंट्स भी साथ ही आ गए। आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से मर्जी चाहें, तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब मीडिया इंपोर्ट करने के तरीके इसके अलावा भी हैं। इसके अलावा क्या तरीके हैं कि इन केस ऑफ विंडोज इट विल बी विंडोज एक्सप्लोरर, इन केस ऑफ मैक इट इज फाइंडर। तो लेट अस से कि मैं कहता हूँ यार ये मुझे जो है ना ये यूट्यूब का थंबनेल मुझे चाहिए था, तो अब मैं क्या करूँ? तो जनाब इसका आसान हल ये है कि आप सीधा सीधा इस यूट्यूब को उठाएं और यहाँ से उठा के यहाँ डाल दें, कि आपके मीडिया पूल के अंदर इंपोर्ट हो गया। ये तो हो गए 3 तरीके। अब चौथा तरीका क्या है कि आप मीडिया पूल में राइट क्लिक करें, इंपोर्ट मीडिया को क्लिक कर लें। अब पूछेगा जनाब कहाँ से आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। आप उस फोल्डर पे जाएं जहाँ से आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स से आई वांटेड टू इंपोर्ट दिस प्लेस, और मैंने ओपन का बटन दबाया और ये फोल्डर यहाँ पे आ गया। एक और तरीका मीडिया पूल में इंपोर्ट करने का ये है कि आप कमांड आई दबा दें। इन केस ऑफ विंडोज इट विल बी कंट्रोल आई। उसके बाद जो आपको चाहिए क्लिप उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ओपन दबाना है, और वो क्लिप भी हमारा मीडिया पूल के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लेट अस से कि आप यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं। एडिटिंग करते करते आपको याद आया यार मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मैं मीडिया पूल में वापस नहीं जाना चाहता, तो आप सिंपली अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल के वहाँ से उठा के और एडिट में डाल सकते हैं, वो तब भी आ जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ यूजिंग द मीडिया पूल। अगर आप मीडिया पूल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते, अगेन वो भी आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि आप यूज करें, लेकिन उसको यूज करेंगे तो आप ऑर्गेनाइज रहेंगे। नेक्स्ट पेज इज कट पेज। फॉर मी आई डोंट यूज इट टू मच, लेकिन जिन जिन केसेस में मैं इसको यूज करता हूं वो जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस होते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। पर आप लोगों को हैसल से बचाने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि आप मीडिया इंपोर्ट करें और उसके बाद डायरेक्टली आप अपने एडिट वाले पेज पे आ जाएं। और एक और चीज पे गौर करें कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है टाइमलाइन। ये टाइमलाइन बेसिकली क्या चीज़ है? मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक प्रोजेक्ट को एक अलमारी समझ सकते हैं, उसके अंदर जो किताबें रखी हुई हैं उनको तमाम को आप मीडिया समझ सकते हैं, और इन किताबों के डिफरेंट चैप्टर से आपने जो अपने नोट्स तैयार किए हैं वो आपकी बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट होगी। वो फाइनल वीडियो आप जिस पेपर के ऊपर लिख रहे हैं और जिस पेन से लिख रहे हैं वो चीज़ बेसिकली यहाँ पे आप समझें कि टाइमलाइन है। यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे अपनी मुसव्वरी का, अपने मजमून लिखने की स्किल्स का आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, और सादा अल्फाज में जहाँ पे आपने बेसिकली एडिट करनी है। जब हमने ये स्क्रीनशॉट एडिट पेज पे इंपोर्ट किया था तो इसने ऑटोमेटिकली एक टाइमलाइन जनरेट कर दी थी कि हाँ जी अब ये बंदा एडिट करना चाह रहा है
तो मैं ऑलरेडी इसके लिए एक टाइमलाइन जनरेट कर देता हूँ। ये बेसिकली वो सफ़ा आपके पास आ गया कि जहाँ पे अपनी वीडियो क्रिएट करनी है। आइंदा से हम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन का डायरेक्टली वर्ड यूज़ किया करेंगे। और ये समझ लें आप कि एक प्रोजेक्ट के अंदर सारा मीडिया होता है और सारे के सारे मीडिया से आप डिफरेंट टाइमलाइंस जनरेट कर सकते हैं। एक जगह की शूटिंग से आप कई तरह के डिफरेंट वीडियोस बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं जनाब कि बेसिकली मुझे ये स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये टाइमलाइन मौजूद है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको एक खास चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। एक कदम आगे जाने से पहले अब आइए ज़रा एडिट पेज को थोड़ा सा समझ लें। एडिट पेज में टॉप के ऊपर ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, ये बेसिकली सिर्फ आपकी साइड की इस विंडो को बड़ा और छोटा करने के लिए, आपकी अपनी ज़रूरत के एन मुताबिक। मीडिया पूल से जो अगली टैब है, दिस इज द इफेक्ट्स लाइब्रेरी। इफेक्ट्स लाइब्रेरी में आपके टाइटल्स हैं, ऑडियो की ट्रांजिशन है कि आप ऑडियो कैसे एक क्लिप से दूसरे क्लिप में ट्रांजिट करना चाह रहे हैं, आपकी वीडियो की ट्रांजिशन है, जनरेटर्स हैं। जनरेटर्स क्या है, हम इसके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। इफेक्ट्स हैं जिसमें एडजस्टमेंट क्लिप है, फ्यूजन कंपोजिशन है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। नेक्स्ट इज एडिट इंडेक्स। आप जब अपनी वीडियोस को एडिट करेंगे तो कई मरतबा ऐसा होगा कि आपको ख्याल आएगा कि यार मैंने 4 एडिट्स पहले जो एडिट किया था ना, मैं वो वापस कर लेता हूँ। ऐसे केस में एडिट इंडेक्स आपके काम आता है। यहाँ पे आपकी एक एक क्लिक जो है वो रजिस्टर होता हुआ जाएगा कि आपने अभी भी क्या एडिट किया, किस तरह से एडिट किया, कौन सी चीज़ आपने रिमूव की, कौन सी चीज़ आपने अनरिमूव की, कौन सी चीज़ आपने ऐड की, किसको छोटा किया, किसको बड़ा किया। आप जैसे जैसे यहाँ पे नीचे अपनी टाइमलाइन में एडिटिंग करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे एडिट इंडेक्स के अंदर आपके डिफरेंट एडिट्स आते जाएंगे। फिलहाल ये ब्लैंक है। नेक्स्ट इज साउंड लाइब्रेरी। साउंड लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली वो तमाम की तमाम साउंड्स और स्पेशल इफेक्ट्स मौजूद होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं जब आप अपनी वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं। ड्रम की साउंड है, क्लिक की साउंड है, बेल की साउंड है। आप अपनी मर्जी की साउंड लाइब्रेरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपने अलग से अपनी साउंड्स डाउनलोड की हुई हैं तो। अगर आपने अपनी अलग से साउंड्स डाउनलोड नहीं की हुई तो आप यहाँ पे आके ये डाउनलोड का बटन दबा दें। ब्लैक मैजिक डिज़ाइन की वेबसाइट खुलेगी, आपके पास इस तरह की ऑप्शंस आएंगी। मैं इनको क्विकली बस फिलअप कर देता हूँ। जस्ट एक्सेप्ट द टर्म्स एंड क्लिक रजिस्टर इन डाउनलोड और आपकी साउंड लाइब्रेरी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपकी सारी की सारी साउंड्स साइड पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ये तो था आपके टॉप पे लेफ्ट साइड वाला हिस्सा। अब टॉप पे राइट साइड पे क्या है? सबसे पहले है ऑडियो मिक्सर। मिक्सर बेसिकली क्या है कि आपकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं, आप किसी को बढ़ाना चाहते हैं, किसी को कम करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं विजुअली कि आपको साउंड कैसी नजर आ रही है, वो सब की सब आपको मिक्सर वाली टैब में आके नजर आएगी। वील गो टू ऑल ऑफ दोस डिटेल्स अ लिटिल लेटर। नेक्स्ट टैब इज मेटा डेटा। मेटा डेटा किसी भी क्लिप का, किसी भी फोटो का, किसी भी चीज़ का अगर आपको ये देखना हो कि इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये कब क्रिएट हुआ, मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि व्हेन वी क्लिक ऑन दिस क्लिप तो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको सामने आ जाएगी। H265 इसका कोडेक है, 24 फ्रेम्स पर सेकंड की शूटिंग है। इसकी रेजोल्यूशन जो है 3840 बाय 2160 है। 44,100 हर्ट्ज पे इसके 2 चैनल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आपको किसी भी चीज़ की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मेटा डेटा में नजर आएगी और ये बहुत काम की चीज़ है। नॉट इनिशियली, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आपको काम की चीज़ें लगेगी। और उसके बाद फाइनली आ गया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या चीज़ है जनाब? इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। सबसे ज़्यादा आप अपनी एडिटिंग के पेज पे जिस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे वो आपका इंस्पेक्टर होगा। इंस्पेक्टर के नीचे काफ़ी सारी टैब्स हैं। इनके अंदर स्पेशली 3 टैब्स ऐसी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। एक है वीडियो की टैब, एक है ऑडियो की टैब और एक है इफेक्ट्स की टैब। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो टैब इस्तेमाल होगी वो होगी वीडियो की टैब। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एडिटिंग होगी। इसमें आप किसी भी क्लिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहें, जूम करना चाहें, पोजीशन चेंज करना चाहें, रोटेट करना चाहें, पिच करना चाहें, यॉ करना चाहें, आप उसको क्रॉप करना चाहें। फिलहाल इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये टैब्स हैं ताकि अब जब हम अपनी एडिटिंग शुरू करेंगे ना तो आपको इल्म हो कि कौन सी टैब कहाँ पे थी और आप इसके बारे में कंफ्यूज ना हो। आप आए सेंटर में, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है व्यूअर। ये व्यूअर 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। फिलहाल चूंकि इसकी स्क्रीन साइज छोटी है तो यहाँ पे ये 1 व्यूअर दिखा रहा है। अगर आप इसी चीज को इस LCD पे लगाएंगे तो आपको 2 व्यूअर्स नजर आएंगे। बट एनीवे द बॉटम लाइन इज कि अगर आपको 1 व्यूअर भी नजर आ रहा है तो आप किसी भी क्लिप के ऊपर, जो कि अभी तक आपकी टाइमलाइन में याद रखिएगा इंपोर्ट नहीं हुआ। टाइमलाइन वो जगह है जहाँ पे हमने आके इस क्लिप को एडिट करना है। अभी हमने इसको एडिट नहीं किया। किसी भी क्लिप को आप डबल क्लिक कर दें तो वो आपके व्यूअर में ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सवाल से आते हुए ये क्लिप था। अब मैं इसको स्क्रब करके भी देख सकता हूँ, आगे से लेके पीछे तक। मैं चाहूँ तो कहीं पे भी क्लिक करके प्ले करके इसको देख सकता हूँ व्यूअर के अंदर। इस वक्त सिंगल व्यूअर है तो मैं इसको 1 व्यूअर के अंदर देख रहा हूँ। अगर आपके पास 2 व्यूअर्स होंगे तो 1 ब्लैंक पड़ा होगा और दूसरे के अंदर आपको ये वाला क्लिप नजर आ रहा होगा। इस व्यूअर के अंदर आप कर ये सकते हैं जनाब कि आप देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैंने इस क्लिप का कौन सा पोर्शन इंपोर्ट करना है और आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ से लेके और मैं यहाँ तक ये क्लिप इंपोर्ट कर लूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही। एंड पॉइंट को मैं दबाऊंगा ओ मीन्स आउट। इससे आगे का क्लिप मुझे नहीं चाहिए। जहां से मैं इस क्लिप को लेके आना चाह रहा हूं वहां पे आके मैं दबाऊंगा
आई यानी कि इन क्लिप का इससे पिछला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। स्क्रीन पे क्लिक किया और उठा के टाइमलाइन के अंदर डाल दिया। नाउ माई टाइमलाइन इज पॉपुलेटेड। अब मेरी टाइमलाइन पॉपुलेट हो गई। यहाँ पे आप देखें कि मैंने जैसे उस क्लिप को उठा के यहाँ से नीचे डाला था तो यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, दैट इज नाउ कॉल्ड टाइमलाइन 1। अब मैं इस टाइमलाइन को एक नाम दे देता हूँ। आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। डबल क्लिक करने के बाद आपको इसको नाम दे देते हैं हम लोग जनाब टेस्ट का। ये हमारी एक नई टाइमलाइन बन गई। बट नाउ इट इज ऑल टू कंफ्यूजिंग। यहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं, बी रोल और ऑरेंज एडिट्स इंट्रो। एक ये वाला फोटो आया हुआ है, एक ये वाला फोटो आया हुआ है, एक ये वाला फोटो आया हुआ है। सो लेट्स क्लीन इट अप। इस क्लिप को उठा के मैं बी रोल के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे मास्टर के नीचे आई विल राइट क्लिक एंड क्रिएट अ न्यू बिन। बिन के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। DaVinci Resolve जिनको बिन कहता है वो बेसिकली फोल्डर्स ही हैं। तो इसको मैं नाम दे दूंगा जनाब फोटोज़ का। अब मैंने दोबारा मास्टर पे क्लिक किया, इन फोटोज़ को उठा के मैं फोटोज़ के अंदर शिफ्ट करता गया। अब चीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं लग रही कि 3 फोल्डर अलग बने हुए, फोटोज़ का अलग बन गया, बी रोल का अलग बन गया, ऑरेंज एडिट्स इंट्रो वाला अलग बन गया और टाइमलाइन आपको अलहदा से नज़र आ रही है जिसके कॉर्नर पे टिक लगा हुआ है। अब आपने चूंकि अपना पहला क्लिप ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आप अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर लें। आप पहले भी कर सकते हैं, मैं यूजुअली इस मौके पे आके करता होता हूँ। बॉटम लेफ्ट के ऊपर आपका जो कॉग व्हील मौजूद है ना, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जनाब सेटिंग्स आ जाएंगी आपके प्रोजेक्ट की। कितनी रखनी है आपने अपने टाइमलाइन की रेजोल्यूशन? मैं कहता हूँ जी 1920 by 1080 इट्स ओके। फ्रेम्स 24 फ्रेम्स पर सेकंड मुझे पसंद है। इसके अलावा 30 भी होते हैं, 29.97 भी होते हैं, 60 भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट फ्रेम रेट्स। सिंपली स्पीकिंग 24 इज़ द बेस्ट। आई एब्सोल्युटली लव इट और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप इसको 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर ही रखें। हाँ, एक काम मैं और करता होता हूँ, वीडियो मॉनिटरिंग को मैं ज़रा स्लाइटली कम कर लेता होता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 720p 24। इससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा आपकी एडिटिंग के ऊपर। आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट रेंडर होगा वो 1080p में ही होगा, लेकिन ड्यूरिंग द एडिटिंग आपका जब कंप्यूटर उस वीडियो को देख रहा होगा तो इट विल बी अ लिटिल गुड ऑन योर कंप्यूटर। नीचे आप आएंगे ऑप्टिमाइज्ड मीडिया एंड रेंडर कैशे। ऑप्टिमाइज्ड मीडिया बेसिकली क्या होगा कि जनाब आपका जितना भी मीडिया है ना, DaVinci Resolve वो सबको कन्वर्ट कर लेगा, सिंपली अल्फाज में उसको कन्वर्ट कर लेगा एक डिफरेंट फॉर्मेट में जो कि आपके कंप्यूटर के लिए आसान हो। अगर आपकी मशीन एक रीजनेबल मशीन है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी रीजनेबल मशीन नहीं है, थोड़ा सा उसको हार्ड टाइम मिलता है एडिटिंग करते हुए, तो आप ऑप्टिमाइज्ड मीडिया यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो इस बारे में नहीं है तो मैं फिलहाल इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। रेंडर कैश क्या है जनाब कि आप जब डिफरेंट चेंजेस अपने प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, स्पेशली आप जब फ्यूजन इफेक्ट्स डालेंगे, आप ऑडियो ट्रांजिशन डालेंगे, वीडियो ट्रांजिशन डालेंगे, तो DaVinci Resolve की कोशिश होगी कि उसी वक्त उन पार्ट्स को, छोटे छोटे हिस्सों को रेंडर करके तैयार करके बना के रख लें, ताकि जब आप डिलीवर के पेज पे जाएं और आप अपने फाइनल उसको बोलें कि हाँ जी अब मेरी पूरी की पूरी वीडियो को आप मुझे बना के मेरे सामने प्रेजेंट कर दो, तो उसको उस वक्त वो वाले पार्ट्स रेंडर ना करने पड़े जो कि लिटिल बिट ऑफ हार्ड थे जब आपने वो पार्ट्स बनाए थे। इसमें हमेशा मैं 2 चीज़ें और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली कैश ट्रांजिशन इन यूज़र मोड और ऑटोमेटिकली कैश कंपोजिट्स इन यूज़र मोड। फिलहाल आपने परेशान नहीं होना, तंग नहीं होना इन चीज़ों के बारे में, आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी तफसील में। नीचे आपके वर्किंग फोल्डर्स वगैरह आ गए, इनमें से आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। इमेज स्केलिंग को भी आप ऐसे ही रखें, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। कलर मैनेजमेंट में भी आप इसको ऐसे ही रहने दें और बाकी मेरे ख्याल में आपको कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। एंड दैट्स ऑल। मैं सिर्फ इतना ही काम करना चाह रहा हूँ। अब ये हमने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को बेसिकली सेटअप कर दिया। अब आपने एक काम और करना है, आपने DaVinci Resolve पे क्लिक करना है और आपने प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना है। प्रेफरेंसेस में आप जब क्लिक करेंगे तो आपने आना है डीकोड ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ पे यूज़ GPU फॉर Blackmagic रॉ डिकोड अगर नहीं सिलेक्ट है आप इसको सिलेक्ट कर लें। डीकोड H264 H265 यूजिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन, इसको आप चेक कर लें क्योंकि H265 एंड H264 कोडेक, स्पेशली H265 कोडेक, दे आर वेरी वेरी टफ ऑन द कंप्यूटर्स। और अगर आपकी जो फुटेज है वो H265 में शूट हुई होगी तो आपको कंप्यूटर को हार्ड टाइम मिलेगा ठीक ठाक। एंड देन देर इज़ वन मोर थिंग जो आपने करनी है, और वन मोर थिंग आपने ये करनी है कि आपने टॉप पे यूज़र को क्लिक करना है। यूज़र को क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट सेव एंड लोड को क्लिक करना है। एक तो आपने लाइव सेव को चेक कर लेना है ताकि आपका प्रोजेक्ट फौरन सेव होता रहे हर 5 सेकंड के बाद। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट बैकअप्स को क्लिक करना है ताकि आपके प्रोजेक्ट का बैकअप जनरेट होता रहे हर थोड़ी देर के बाद, ताकि खुदा ना खास्ता अगर DaVinci Resolve क्रैश कर भी जाए तो आपका प्रोजेक्ट का बैकअप वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हो। वंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन, यू प्रेस सेव एंड नाउ इट इज़ टाइम टू टॉक अबाउट दिस बॉटम स्क्वायर जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की। इस बॉटम स्क्वायर में दरमियान में ऑब्वियसली आपको अपनी वीडियो नज़र आ रही है। मैं इसकी वीडियो ऑडियो इसकी मैं बंद कर देता हूँ। I'll just mute the track ताकि आपको ऑडियो सुनाई ना दे and it should not be disturbing। तो यहाँ पे वो क्लिप आ गया जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया था। इस क्लिप के आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ वीडियो ट्रैक। जैसे ही आप इस चीज़ को ऊपर नीचे चेंज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके ट्रैक्स बढ़ते और कम होते जा रहे हैं। आप जितने वीडियो ट्रैक्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वर्चुअली अनलिमिटेड।
आप एक वीडियो ट्रैक के ऊपर दूसरा वीडियो ट्रैक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आपको नीचे जो नजर आ रहे हैं A1 A2 दीज आर बेसिकली ऑडियो ट्रैक्स। आप इनको कस्टम नाम देना चाहें तो आप इसको कस्टम नाम भी दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। सादा और आसान अल्फाज में आप जितनी वीडियो की तहें एक तह के ऊपर दूसरी तह ऐड करते जाएं उतने वीडियो ट्रैक्स ऐड होते जाएंगे। एक साउंड की तह के नीचे जितनी साउंड की तहें ऐड करते जाएंगे उतने साउंड ट्रैक्स ऐड होते जाएंगे। और मिक्सर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप चाहें तो किसी एक ट्रैक की साउंड ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। आमतौर पे मैं मिक्सर को यहाँ पे गायब भी रखता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमने बेसिकली डाविंची रिजॉल्व को देखा और डाविंची रिजॉल्व को समझने की कोशिश की। इसके डिफरेंट पेजेस तक हमने रसाई हासिल की और हमने जाके देखा कि डिफरेंट पेजेस क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। हमने बेसिकली आज एडिट के पेज को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि एडिट का पेज वो पेज है जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा काम करना है। मैंने आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिलाई, मैंने आपको मीडिया इंपोर्ट करने के तरीके बताए कि आपने किस किस तरीके से मीडिया आपने इंपोर्ट करना है। मैंने आपको फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन समझाई, मैंने आपको ये बताया कि मेरा वर्कफ्लो क्या है, मैं किस तरीके से अपने डाटा को सेव रखता हूँ। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि आपने अपने डाविंची रिजॉल्व के प्रोजेक्ट को सेटअप किस तरीके से करना है, कौन कौन सी ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि आपने चेक करनी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक आवर दिस लर्निंग दैट वी हैव लर्न टुडे, इसको हम एक स्टेप मजीद ऊपर लेके जाएंगे, एक कदम मजीद इसको ऊपर लेके जाएंगे और हम बात ये करेंगे कि हमने अपनी वीडियोस को कट कैसे करना है, उनको जोड़ना कैसे है, उनमें ट्रांजिशन कैसे डालनी है और हमारा अगर हम एक छोटी सी वीडियो तैयार करना चाहें तो वो किस तरीके से तैयार होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में विल टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज एडिट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज एडिट्स फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम जाहिद निसार, यू आर वॉचिंग ऑरेंज एडिट्स। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।